हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस लेसन में जो लेखक हैं उन्होंने यूरोपियन और एशियन दोनों के आर्टिस्ट पेंटिंग में कंट्रास्ट बताया है कि यूरोपियन पेंटिंग किस तरह की होती हैं, एशियन पेंटिंग्स किस तरह की होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। और कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है वैसी ही वो दिखती है, और इसमें वास्तविकता जो है वो सिर्फ इल्यूज़न होता है, सिर्फ भ्रम पैदा करती है। लेकिन जो एशियन आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो पेंटिंग होती है वो स्पिरिचुअल होती है, इनर ब्यूटी शो करती है, भीतरी रूप से वो किस तरह से सुंदर होती है वो सब बताते हैं। उनका बाहरी रूप को दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, जैसी वो बाहर से दिखती है उससे कहीं ज़्यादा वो आंतरिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से सुंदर दिखती हैं। तो इस तरह से इस लेसन के थ्रू लेखक ने दो कहानियों के बारे में बताया है और यूरोपियन और एशियन पेंटर के बीच क्या डिफरेंस है वो सारा इस चैप्टर के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो देखते हैं चैप्टर। देयर इज़ अ वंडरफुल टेल अबाउट अ पेंटर नेम्ड वू दाओजी, कि वू दाओजी नाम का एक जो पेंटर है उसके बारे में एक बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत टेल होता है, कहानी कही जाती है। और वो कहानी क्या है कि ही लिव्ड इन चाइना इन द 8th सेंचुरी। चाइना में कब रहता था वो? 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी में चाइना में रहता था वू दाओजी। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप। उसकी जो अंतिम पेंटिंग थी वो थी एक लैंडस्केप के बारे में। द टैंग एम्परर जुआनजोंग, एक टैंग एम्परर था जिसका नाम था जुआनजोंग, वांटेड टू डेकोरेट ए वॉल ऑफ हिज पैलेस। देखो, प्लेस नहीं है, पैलेस है ये। पैलेस मतलब महल। वो चाहता था अपने महल की एक दीवार को डेकोरेट करना, सजाना। When he asked Wu Daoji to do this job for him, और उसने वो दाऊजी से कहा कि वो उसके लिए ये काम कर दे। द ग्रेट पेंटर डिड द जॉब, महान पेंटर ने काम किया, बट ही केप्ट इट हिडन बिहाइंड ए स्क्रीन सो दैट नन बट द एम्परर कुड सी इट। लेकिन उसने क्या किया कि इसे एक कर्टेन के पीछे, एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। हिडन मतलब छिपाना, छिपाए रखा, ताकि जो एम्परर है, सम्राट जो है, उसके अतिरिक्त इसे कोई ना देख सके। व्हेन द एम्परर लुक्ड एट इट, जब राजा ने, सम्राट ने इसकी तरफ देखा, ही वॉज फिल्ड विद वंडर, तो वो बहुत ही हैरानी से भर गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ही केप्ट लुकिंग एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो इसे बहुत देर तक देखता रहा। ही एडमायर्ड द वंडरफुल सीन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, और उसने आर्टिस्ट, कलाकार के द्वारा जो सुंदर दृश्य बनाया था उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज की, प्रशंसा की उसकी। एडमायर होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। लवली फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, मैन गोइंग ऑन हिली पाथ्स, बर्ड इन फ्लाइट एंड द सिल्वरी क्लाउड्स इन द स्काई। और जो चीज़ें उसने बनाई थी, जैसे जो सुंदर वन थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, झरने, पहाड़ियों के रास्ते पर जाते हुए आदमी थे, उड़ते हुए पक्षियों के दृश्य और आकाश में उड़ रहे चांदी जैसे बादल, इन सब की बहुत तारीफ की राजा ने। योर मेजेस्टी सेड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ने, कलाकार ने कहा कि महाराज,
इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन देयर लीव्स अ स्पिरिट, कि पहाड़ के नीचे इस गुफा में जो है वो, इस गुफा के अंदर एक आत्मा रहती है। स्पिरिट मतलब आत्मा। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने ताली बजाई अपने हाथों से। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जो उस गुफा का केव का दरवाज़ा था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार। जो अंदर से का दृश्य था गुफा का वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, बहुत सुंदर था। एंड द सैड द पेंटर, पेंटर ने कहा, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ल्ड कैन कन्वे, वो कहता है ये जो रास्ता है वो बियॉन्ड है, यानी कि इतना सुंदर दृश्य है इसका कि इसको वर्ड में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, शब्दों में इसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो द वे, कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। द पेंटर एंटर्ड द केव, गुफा के अंदर एंटर कर जाता है। एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जो एंट्रेंस था, दरवाज़ा था, वो उसके पीछे बंद हो जाता है। बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड से और डू एनीथिंग द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, कि इससे पहले एस्टोनिश्ड होता है हैरान हुआ, चकित हुआ। एम्परर सम्राट, कुड से कुछ कह सकता या कुछ कर पाता। द पेंटिंग हैड वेनिश्ड, वेनिश्ड होता है अदृश्य हो जाना, डिसअपियर। फ्रॉम द वॉल, दीवार से जो पेंटिंग है वो गायब हो जाती है। नो ट्रेस ऑफ द पेंटर और हिज पेंटिंग वाज एवर सीन इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट, और उसके बाद उस पेंटर का और उसकी पेंटिंग का कोई भी चिन्ह दोबारा दिखाई नहीं दिया, यानी कि वो पेंटिंग भी और वो पेंटर भी हमेशा के लिए गायब हो गए। सच स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो चीन की क्लासिकल एजुकेशन यानी कि पौराणिक जो शिक्षा है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देयर आर मैनी बुक्स दैट आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, यहाँ अनेकों ऐसी किताबें हैं जो इस तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द टीचर्स टू गाइड देयर प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, टू द राइट पाथ, वे विद्यार्थियों को राइट पाथ मतलब ठीक रास्ता, सही रास्ते पर ले जाने में अध्यापकों की सहायता करती हैं, कि अध्यापक जो हैं अपने प्यूपिल्स को, अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर ले जाएं। ये बुक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं टीचर्स की। दे नॉट ओनली टेल ए स्टोरी, ये केवल एक कहानी नहीं बताते, बट ऑल्सो शो द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड इन दोज एंशियंट डेज, बल्कि ये भी बताती हैं कि उन प्राचीन दिनों में कला को किस भाव से लिया जाता था। क्या एंशियंट डेज मतलब प्राचीन दिनों में, कि किस तरह की कला उन दिनों में होती थी। उसके बाद है हमारा आगे In order to show the contrast between a Chinese painting and a Western painting, the writer tells the story of a Western painting also. उसके बाद जो राइटर है हमारा, उसने चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग के बीच में कंट्रास्ट, विरोधाभास शो करने की कोशिश की है, डिफरेंस बताने की कोशिश की है। द राइटर टेल द स्टोरी ऑफ ए वेस्टर्न पेंटिंग, एक पश्चिमी पेंटिंग की कहानी भी बताई है। द स्टोरी रन्स दस, और जो कहानी है वो इस प्रकार है कि इन द 15th सेंचुरी
आंट रैप नोन एज द बेल्जियम, जो बेल्जियम के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम था आंट रैप। देयर लिव्ड ए मास्टर ब्लैक स्मिथ नेम्ड क्विंटन, कि वहाँ पर एक बहुत ही मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, और मास्टर मतलब कुशल, एक कुशल लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटन। ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, वो एक कलाकार की बेटी से, चित्रकार की बेटी से उसे प्यार हो गया। द पेंटर वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिम इन सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। एक पेंटर जो कि बहुत बड़ा पेंटर था, चित्रकार था, तो वो इस तरह के व्यवसाय, इस तरह के प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपने दामाद के रूप में, सन इन लॉ के रूप में स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं था। वन डे क्विंटन वेंट सीक्रेटली इनटू द पेंटर स्टूडियो, एक दिन क्विंटन ने क्या किया, चुपके से पेंटर के स्टूडियो में चला गया। ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट वर्क, जो चित्रकार अपना लेटेस्ट वर्क कर रहा था उसके ऊपर क्विंटन ने जाकर क्या कर दिया, एक मक्खी का चित्र बना दिया, फ्लाई बना दी उसके ऊपर। द फ्लाई लुक्ड सो रियल दैट द पेंटर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, और मक्खी जो है वो इतनी रियल लग रही थी कि पेंटर ने उसे वहाँ से उड़ाने की कोशिश भी की। स्वेट इट अवे मतलब उड़ाने की कोशिश करना। ओनली देन डिड ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ रियल फ्लाई, और केवल तभी उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वो एक रियल मक्खी, वास्तविक मक्खी नहीं थी। ही एट वंस टुक क्विंटन एज एन अप्रेंटिस एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम, और उसने तुरंत क्विंटन को अपना अप्रेंटिस होता है शागिर्द, अपना शिष्य के रूप में ले लिया और अपनी बेटी से उसका विवाह भी किया, शादी भी करवा दी। क्विंटन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, क्विंटन अपने समय का सबसे प्रसिद्ध पेंटर भी बन गया। मोस्ट फेमस मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। देयर इज अनदर वेस्टर्न स्टोरी ऑफ ए पेंटर हु डिड नॉट डेयर टू ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, feared that the eye would fly out of the painting। और एक और जो वेस्टर्न कहानी है, पश्चिमी कहानी है एक पेंटर के बारे में, कि जिसने एक पंखों वाले सांप की, एक ड्रैगन की आँखों को बनाने का साहस नहीं किया। डेयर मतलब साहस नहीं किया, उसे ये डर था कि आँख उड़कर पेंटिंग से बाहर आ जाएगी। उसे ये डर था कि अगर उसने इस ड्रैगन की, इस ड्रैगन फ्लाई की आंखें बना दी तो वो उड़कर पेंटिंग से बाहर आ जाएगी। दीज स्टोरीज रिवील द डिफरेंस इन स्पिरिट और इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड इन द ईस्ट इन द वेस्ट। और ये कहानियाँ जो हैं दिखाती हैं डिफरेंस, भिन्नताएं व्यक्त करती हैं, जिससे कि जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न कला है उनके भावों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ईस्टर्न में भी और वेस्टर्न में भी। उसके बाद जो हमारा आगे चैप्टर है वो है a classical in the Chinese story the emperor appreciates the outer appearance of the objects drawn in the landscape। कहते हैं कि चीन जो वेस्टर्न कहानी थी, चाइना की कहानी थी, उसमें राजा ने बनाई गई चीज़ों के बारे में जो पेंटिंग बनाई थी वू दाउजी ने, उनकी बाहरी रूप से वो आउटर ब्यूटी यानी कि बाहरी सुंदरता की वो तारीफ करता है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो कलाकार था वो अपनी कला की जो वास्तविक जो उसका मीनिंग था वो समझाना चाहता था। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्यूर्ड। कहता है जो राजा होता है, एम्परर होता है, उस क्षेत्र पर शासन करता है जो उसने कॉन्क्यूर कर लिया, जो उसने जीत लिया था।
बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार होता है वो अपने भीतरी रास्ते पर ही केवल जा सकता है। एक कलाकार जो यानी कि अपनी कला का मेन मोटिव होता है, मेन आइडिया होता है, उस गोल तक सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट ही पहुंच सकता है। द गोल इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द फिजिकल आई, इट लाइज इन द रियलम ऑफ द स्पिरिट। कहता है कि जो गोल होता है, लक्ष्य जो होता है, वो फिजिकल आई, शारीरिक जो आंखें होती हैं, बौद्धिक आंखें होती हैं, उनकी पहुंच से बाहर होती है। बियॉन्ड मतलब के परे होती है। और जबकि इट लाइज इन द रियलम ऑफ द स्पिरिट, और ये आत्मा के संसार में विद्यमान होती है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। तो एक जो चाइनीज लैंडस्केप है, पुरानी चीनी चित्र है, का लक्ष्य जो है वो वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करना नहीं होता। यानी कि चाइनीज़ जो पेंटिंग होती है, चाइनीज़ जो आर्टिस्ट होते हैं, वो वास्तविक चीज़ों को दिखा सकें ना दिखा सकें, प्रस्तुत कर सकें ना कर सकें, वो उनका मेन मोटिव नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, अ वेस्टर्न पेंटर ऑलवेज ट्राइज टू गिव अ फिगरेटिव व्यू। एक पश्चिमी कलाकार जो होता है, चित्रकार जो होता है, वो हमेशा वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ए यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। कहते एक यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लें और किसी चित्र को उसी ढंग से देखें जैसे उसने देखा था उसे। बट ए चाइनीज पेंटर डज नॉट पेंट आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। लेकिन चीनी चित्रकार की दृष्टि के एक ही कौन से चित्र नहीं बनता। हिज लैंडस्केप इज बट ए चाइनीज पेंटर डज नॉट पेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो चाइनीज पेंटर होता है उसका एक ही मोटिव नहीं होता कि जैसे दिख रही है चीज़ें वैसे ही आप देखें, बल्कि उसका मेन मोटिव क्या होता है कि हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियलम वन। जो उसने चीज़ बनाई है वो वास्तविक तस्वीर नहीं होती। इट इज़ नॉट शोन फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। इसे एक स्पेसिफिक विशेष रूप से भी नहीं देखा जा सकता, एक एंगल सिलेक्ट कर भी नहीं देखा जा सकता। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। आप उसकी इस कला के अंदर अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज। कलाकार एक रास्ता बनाता है, रास्ते का निर्माण करता है आपकी आंखों के लिए। एंड यू कैन ट्रैवल अप एंड डाउन, और आप ऊपर नीचे इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देन बैक अगेन, और फिर वापस आ सकते हैं। इन ए लेजरली मूवमेंट, लेजरली होता है वैभवपूर्ण, वैभवता से आप इसमें वापस भी आ सकते हैं शानदार तरीके से। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग। वो कहता है जो स्क्रॉल पेंटिंग होती है, स्क्रॉल होता है कुंडली के आकार का, सर्कल सर्कल जिसमें बने होते हैं, कुंडली के आकार का की जो पेंटिंग होती है, उसके विषय में ये बात सच्ची भी साबित होती है। द व्यूअर स्लोली ओपन्स वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। जो व्यूअर होते हैं, दर्शक होते हैं, पेंटिंग के एक भाग को धीरे धीरे खोलता है। एंड देन रोल इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर
दूसरे भाग को देखने के लिए इसे वापस रोल कर देता है। इट प्रोड्यूस इन द व्यूअर ए सेंसेशन ऑफ मूविंग थ्रू स्पेस एंड टाइम। और इसके जो दर्शक हैं, दर्शक के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं जो मानो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेसेस पर पहुंच रही हो, अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही हो। दिस इज समथिंग अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो इस तरह की जो चित्रकारी है वो किसी भी अन्य रूप में देखने को नहीं मिलती है। इट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें जो दर्शक हैं उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। एक्टिवली भागीदारी जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें। द व्यूअर हिमसेल्फ डिसाइड्स एट विच पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और जो दर्शक है वो खुद इस बात का फैसला करते हैं कि वो किस गति से पेंटिंग के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। द पार्टिसिपेशन इज़ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। उनकी जो भागीदारी है वो फिजिकल, शारीरिक रूप से भी, एंड मेंटल, मानसिक, दोनों तरीके से ज़रूरी होती है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़। चीनी चित्रकार कभी ऐसा नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि आप अपना दिमाग जो है उसके अंदर एंटर करें, प्रवेश करें। हिज लैंडस्केप गिव्स यू अ व्यू ऑफ द इनर लाइफ, अ व्यू ऑफ द स्पिरिट। उसकी जो पेंटिंग है, उसका जो चित्र है वो आंतरिक जीवन का और आत्मा का एक जो दृश्य है वो प्रस्तुत करता है। इनर लाइफ भी, आंतरिक जीवन भी, एंड अ व्यू ऑफ स्पिरिट, आत्मा का जो चित्र है, दृश्य है, वो प्रस्तुत करता है चाइनीज़ पेंटर की पेंटिंग। द राइटर मेक्स एन एंटीमोलॉजिकल स्टडी ऑफ द वर्ड लैंडस्केप। लेखक जो है एंटीमोलॉजिकल यानी कि शब्द उत्पत्ति शास्त्र जो है उसकी दृष्टि से लैंडस्केप का अध्ययन करता है। ही सेज दैट द वर्ड लैंडस्केप यांग यीन हैज़ इन इट टू एलिमेंट्स, माउंटेन यांग एंड वाटर इन। कहते उसने दो तत्वों, उसका मानना है कि जो लैंडस्केप वर्ड है वो दो तत्वों से, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, यांग और यीन। यांग वर्ड जो है उसने यांग का मीनिंग बताया है माउंटेन और यीन का मतलब बताया है वाटर। द माउंटेन यांग रीचेज वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। जो वर्ड यांग है यानी कि जो पर्वत है, माउंटेन, वो आकाश की तरफ वर्टिकल रहता है, खड़ा रहता है। इट इज़ स्टेबल, स्थिर होता है, वार्म, गर्म, शुष्क, एंड ड्राई इन द सन, और शुष्क होता है। बट वाटर इन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड रेस्ट ऑन द अर्थ। लेकिन पानी यानी कि यीन जो है वो भूमि पर, तल पर रहती है और ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी पर वो रेस्ट कर रही हो, आराम कर रही हो, समतल पड़ी रहती है। इट इज़ फ्लूइड, तरल होती है ये, मॉइस्ट, नमी होती है इसके अंदर, गीली होती है, एंड कूल, और ठंडी होती है यीन। यीन इज़ द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यीन जो है यानी कि वाटर जो है वो पूरी सृष्टि की शक्ति को ग्रहण करने वाला स्त्रीलिंग तत्व है, फेमिनाइन होता है, स्त्रीलिंग। यांग इज एक्टिव एंड मस्कुलाइन। यांग यानी कि पर्वत यानी कि माउंटेन वर्ड जो है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, एंड मस्कुलाइन पुलिंग तत्व है। पुलिंग यानी पुरुषों से रिलेटेड, फेमिनाइन यानी स्त्रियों से रिलेटेड। तो यांग माउंटेन, जिसको क्या क्या बताया गया है, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई बताया है, और वाटर यानी कि यीन, और जिसको
फ्लूइड, मॉइस्ट और कूल बताया है। यिंग जो है फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यांग जो है वो मस्कुलाइन एस्पेक्ट है, यानी कि पुलिंग तत्व। बट बिसाइड यांग एंड यिंग देर इज अ थर्ड एलिमेंट ऑल्सो। कहता है यांग और यिंग यानी कि माउंटेन और वाटर के अतिरिक्त वहाँ एक तीसरा तत्व भी है। इट इज़ द मिडल वॉइड वेयर द इंटरेक्शन टेक प्लेस। ये एक मिडल वॉइड, बीच का खालीपन है जहाँ की इंटरेक्शंस, अंतःक्रिया होती है। इंटरेक्शन होता है अंतःक्रिया होना। थर्ड एलिमेंट भी बताया है इस दुनिया का, वर्ल्ड का, जिसको मिडल वॉइड कहा है, यानी कि बीच का खालीपन जहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर अंतर्क्रियाएँ होती हैं। These three aspects can be compared with the yogic practice of प्राणायाम। कहते ये तीनों जो तत्व हैं उनकी तुलना प्राणायाम की योग क्रियाओं से भी की जाती है। योगिक प्रैक्टिस मतलब योग क्रियाएं। इन प्राणायाम वी ब्रीथ इन, रिटेन द ब्रीथ एंड द ब्रीथ देन ब्रीथ आउट। प्राणायाम करते समय हम क्या करते हैं, ब्रीथ सांस अंदर खींचते हैं, फिर रिटेन द ब्रीथ सांस को रोक के रखते हैं, एंड देन ब्रीथ आउट और फिर इसे बाहर छोड़ देते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। कहता है सांस को रोक के रखना क्या होता है, वॉइड खालीपन है जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं यानी कि समाधि लगाते हैं। द मिडल वॉइड इज असेंशियल। जो मध्य का बीच का खालीपन है वो बहुत असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। और इसी से चाइनीज़ लैंडस्केप, चीन की पेंटिंग के बिना चित्र की गई जो वाइड अनपेंटेड स्पेस है, सफ़ेद जगह के महत्व का पता चलता है। सच एन एक्सप्लेनेशन गिव्स मैन ए फंडामेंटल रोल इन द यूनिवर्स। कहता है इस तरह की व्याख्या जो है मनुष्य को ब्रह्मांड में एक जरूरी स्पेस, स्थान प्रदान करती है। यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। हेवन एंड अर्थ आर टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं स्वर्ग और धरती, हेवन मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब धरती, ब्रह्मांड के दो ध्रुव हैं। पोल्स होता है ध्रुव। पोल्स होता है ध्रुव, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। स्वर्ग और धरती जो है ब्रह्मांड के दो ध्रुव हैं। बिटवीन दिस टू पोल्स, इन दोनों ध्रुव के बीच में, मैन सर्व्स एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मनुष्य जो है इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक कम्युनिकेशन, संचार का काम करता है। हिज प्रेजेंस इज देयरफॉर एसेंशियल, इसीलिए उसकी जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो एसेंशियल है, जरूरी है। इन द वर्ड ऑफ फ्रांकोइज चैंग, मैन इज द आई ऑफ द लैंडस्केप। कहता है फ्रैंकाइज चैंग के शब्दों में मनुष्य जो है वो प्राकृतिक चित्र की आँख है। लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक चित्र, प्राकृतिक भूमि, उसकी आँख माना गया है मैन को, मनुष्य को। किसके शब्दों में? फ्रैंकोइज चैंग के शब्दों में। अब कुछ जो चित्रकारी है, कलाकारी है, उनके टाइप्स दिए गए हैं, जैसे आर्ट ब्रट, रॉ आर्ट और आउटसाइडर आर्ट। इनका क्या मतलब है? कहता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में देर इज़ ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड आर्ट बर्ट, रॉ आर्ट जिसको बोलते हैं रॉ आर्ट,
और आउटसाइडर आर्ट। कहते हैं इनके बारे में भी जो कलाकारी है उनको नाम दिया गया है आर्ट ब्रट, रा आर्ट एंड आउटसाइडर आर्ट। ये हैं क्या? इट वॉज द फ्रेंच पेंटर जीन डुबफे हु ऑर्गेनाइज द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट 1940। कहता है ये फ्रांसीसी चित्रकार जीन डुबफे था जिसने 1940 के दशक में आर्ट ब्रट का जो आइडिया है, विचार है, वो दिया था। आर्ट ब्रट इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। कहता है उनके अनुसार आर्ट ब्रट को ऐसे लोगों की कला कहा जाता है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार ना हो, कि जिनके पास अपने आप को कलाकार कहलाने का अधिकार ना हो। ऐसे लोगों के लिए कला का एक रूप बना था आर्ट ब्रट। इट इज़ द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ये ऐसे लोगों की कला थी जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, औपचारिक प्रशिक्षण ना लिया हो कला के लिए, आर्ट के लिए। येट हैव द टैलेंट, लेकिन फिर भी उनके अंदर टैलेंट हो, एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, और भीतरी कलाकारी जिनके अंदर छिपी हुई हो। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनली। कहते हैं इस कला का ये जो रूप है वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से लोगों का जो इंटरेस्ट है अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, आकर्षित करने लगा है। ए रॉ आर्टिस्ट डो नॉट वर्क विद ब्रश एंड पेंट्स। कहते हैं कि रॉ आर्टिस्ट जो है, रॉ कलाकार जो है, वो किसी ब्रश या पेंट की हेल्प से काम नहीं करता। ही वर्क्स विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो किसी भी चीज़ और हर चीज़ से काम चला लेता है। फ्रॉम ए टिन टू ए ब्रोकन डाउन कार। एक टिन से लेके एक खराब हुई टूटी फूटी कार से भी वो कुछ भी बना सकता है। इन इंडिया टू, भारत में भी, वी हैड सच एन आर्टिस्ट इन नेकचंद 1924 to 2015। भारत के कलाकार हुए हैं जिनका नाम था नेकचंद। चंडीगढ़ का आपने रॉक गार्डन देखा होगा। रॉक गार्डन नेकचंद जी ने ही बनाया था, और उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ख़राब सामान होते हैं, चाहे वो टायर है, ट्यूब है, पत्थर है, कुछ भी है, उन सब से उन्होंने बहुत सारी अपना आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है। अगर आपने रॉक गार्डन देखा होगा तो वहाँ, और नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो कलाकार होते हैं जिनमें ब्रश और पेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, किसी भी टूटे फूटे सामान से भी जो कलाकारी कर सकते हैं, इस तरह की कला को बोला गया है आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट या फिर आउटसाइडर आर्ट। ही वॉज एन अनट्यूटर्ड जीनियस। कहते वो कोई बिना प्रशिक्षण के ही एक प्रतिभावान चित्रकार थे। हु क्रिएटेड ए पैराडाइज इन द फॉर्म ऑफ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के रूप में हेवन, स्वर्ग की रचना की हुई है। पैराडाइज होता है स्वर्ग। ईयर्स एगो, सालों पहले, ही स्टार्टेड क्लियरिंग ए लिटल पैच ऑफ जंगल एंड मेड ए स्प्लेंडेड गार्डन आउट ऑफ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल। कुछ सालों पहले उन्होंने जंगल का एक टुकड़ा साफ करना शुरू किया और पत्थरों और टूटी फूटी चीज़ों को फिर से जोड़कर एक शानदार बाग बना दिया। स्प्लेंडेड होता है शानदार। ही वॉज ऑनर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल। कहता है उनकी इस महान कला कुशलता के लिए पूरे संसार में उनको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। ही टुक दिस आर्ट फॉर्म टू डिजिंग हाइट्स। इस कला को उन्होंने आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इन हिज ओन वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में,
द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन। कि सबसे बड़ा जो उनका इनाम है, पुरस्कार, बाग में चलना और लोगों को मेरी कलाकारी का आनंद लेते हुए देखना है। कि जब लोग मेरे गार्डन में आते हैं, चलते चलते उनकी जो भी कलाकारी है, जो भी क्रिएशन है उनका जब वो आनंद उठाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, कहता है वो उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, वो सबसे बड़ा उनका इनाम है। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।